हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज तो एकदम शानदार वाला सेशन होने वाला है दोस्त मेरे, क्योंकि आज क्वेश्चन हम अपने हिसाब से सेट किए हैं और आज के सेशन से सबसे ज्यादा फायदा आपको होना चाहिए। हम ऐसा कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इज एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता जाता है। यानी उत्तल लेंस के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी एफ का मान हो गया +10 सेंटीमीटर। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो, यानी यू का मान हो गया -30 सेंटीमीटर, तो कह रहा है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? भी का मान वाट। मतलब ये बता रहे हैं, आज ओकरा बढ़िया से देख लेना, चला एकदम ठप्पा मार लेना। ये अभी बता रहे हैं वो एकदम ठप्पा मार लेना। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1/v - 1/u बराबर 1/f। बस खट से लगा दो, यू और एफ दिया हुआ है, भी निकल जाएगा आपका। एकदम आई लव यू है दोस्त मेरे। आ जाओ अगला क्वेश्चन, बता दो क्या हो जाएगा। कहता है किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश एक अवतल द्वारा दर्पण द्वारा समानांतर हो जाता है। प्रकाश स्रोत कहां स्थित है? बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश अवतल दर्पण के समानांतर हो जाती है, इसका मतलब वो बिंदु स्रोत फोकस है। देख लो, वो बिंदु स्रोत जो है वो फोकस है। फोकस से आने वाली जो प्रकाश होगी वो समानांतर हो जाएगी। फोकस से जो आने वाली प्रकाश है वो अवतल दर्पण में समानांतर हो जाएगी। किसमें? अवतल दर्पण में। कितना बार बताए हैं दोस्त मेरे, आज जो बता रहे हैं ये हो सकता है पूछा होगा। उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस में भी ये होता है। उत्तल लेंस में भी ये होता है कि अगर फोकस से कोई किरण आ रहा है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। अगर फोकस से कोई किरण आ रहा है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? समानांतर हो जाता है। अगला 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 बता दो जल्दी से, एक आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? फोकस हो जाएगा क्या? फोकस हो जाएगा क्या? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है माध्यम का अपवर्तनांक सूचकांक किसका अनुपात है? तो आपको पता होगा म्यू बराबर फॉर्मूला बता दो क्या होता है। व्हाट इज द आंसर फॉर म्यू? म्यू बराबर फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य, निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य बट माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य, माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य, वेग या तरंग दैर्ध्य। बढ़िया से देख लो, म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य बटा माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य। आंसर जल्दी बताओ, व्हाट इज आंसर? आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। और ये म्यू जो है इसको हम, ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। मात्रकहीन भी है और विमाहीन भी है, मात्रकहीन भी है और विमाहीन भी है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है। गुरु जी पीडीएफ 1 घंटा पहले दीजिए, अभी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, कल से दे देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त मेरे। कहता है देखो अगला क्वेश्चन कि फोकस दूरी एफ लेंस की क्षमता, अभी एकदम चला जे आज दे रहे हैं, अगर बढ़िया से देख लो, पी बराबर 1/f, यानी 1/f इज द राइट आंसर। 1/f हो जाएगा। फोकस दूरी एफ, पी बराबर 1/f होगा। और कब? जब ये मीटर में होगा। कब? जब ये मीटर में होगा। और 100/f कब होगा दोस्त मेरे? जब सेंटीमीटर में होगा। 100/f कब होगा दोस्त मेरे? जब ये सेंटीमीटर में होगा। पी बराबर 1/f जब मीटर में होगा, पी बराबर 100/f जब सेंटीमीटर में होगा। अगला अगला अगला, विद्युत उपकरण सदैव श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। एकदम याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में संयोजित कौन कौन होता है? एक आमीटर होता है, आमीटर होता है, लरी वगैरह जो लगा होता है वो भी होता है। समानांतर क्रम में अगर जाइएगा तो इसमें घर का वायरिंग है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, इस सब जो है समानांतर क्रम में है। आंसर बता दो, श्रेणी क्रम में आमीटर और वोल्ट मीटर मार दें क्या? आमीटर और वोल्ट मीटर मार दें क्या 5 नंबर में? आंसर बता दो जल्दी से, हमको तो यही लग रहा है। इसमें श्रेणी क्रम में दोस्त मेरे गैल्वेनोमीटर भी आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर भी आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर भी आ जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें दोस्त मेरे तो इसमें धारा समान होता है, धारा समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। धारा समान और वोल्टेज अलग होता है। इसमें आओगे दोस्त मेरे तो इसमें वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है और धारा जो होता है वो अलग होता है। वोल्टेज समान होता है और धारा अलग होता है। कल एग्जाम में आशीर्वाद दीजिए, एकदम खूब आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है दोस्त मेरे। इसमें समानांतर में वोल्टेज समान और धारा अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान और वोल्टेज अलग अलग। गैल्वेनोमीटर, आमीटर, लरी सब श्रेणी क्रम में है। घर का वायरिंग और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में है। घर का वायरिंग और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में है। सर मैं वर्कशॉप कब से स्टार्ट हो रहा है? मैं एमपी से हूं, आना चाहता हूं। दोस्त मेरे 12 तारीख यानी कल ओपनिंग है वर्कशॉप की।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बता दो एक आंसर। कहता है दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है, यदि परिपथ में इतना एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति का मान क्या होगा। दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में है, ये 4 वोल्ट की बैटरी के साथ दो बल्ब जो है दोस्त मेरे, एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में है, ये चलो समानांतर क्रम में दो बल्ब लग गया 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, 4 वोल्ट की बैटरी के साथ लग गया दोस्त मेरे, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। और कितना एम्पियर परिपथ में धारा है 0.02 एम्पियर, आई का मान दे दिया है 0.2 एम्पियर, आई का मान 0.2 एम्पियर, तो क्षय शक्ति का मान क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा वी आई, भी का मान हो जाएगा 4, आई का मान हो जाएगा 0.2, 4 दुनिया 8, देखो तो कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है 0.8 आ रहा है क्या। आज जो क्वेश्चन है दोस्त मेरे वो एकदम जहर है, यही टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है, मतलब सकता है। हो गया, मुंबई जोन ईडब्ल्यूएस 70 नंबर आ रहा है, एकदम चांस है दोस्त मेरे। अगला क्वेश्चन बता दो, कहता है 20 वोल्ट के स्रोत से संयोजित एक विद्युत उपकरण 5 सेकंड में इतना कूलम आवेश प्रवाहित करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। भी का मान दे दिया है 20 वोल्ट, टाइम दे दिया है तुमको 5 सेकंड, टाइम दे दिया है 5 सेकंड, क्यू का मान दे दिया है 15 कूलम, 15 कूलम, 15 कूलम। अब कह रहा है शक्ति का मान क्या होगा, बताओ शक्ति कैसे निकालोगे, एगो कैलोरी में दिया हुआ है, एगो वाट में दिया हुआ है, कैसे निकालोगे बताओ शक्ति। शक्ति बराबर जल्दी से बता दो, शक्ति बराबर पी बराबर होता है, पी बराबर होता है वी आई। अब भी आई के जगह पर क्यू इंटू टी लिख सकते हैं, क्यू इंटू टी लिख सकते हैं, आई बराबर होता है क्यू बटर टी, क्योंकि आई बराबर हो जाएगा क्यू बटर टी, क्योंकि क्यू बराबर होता है आई टी, तो भी का मान कितना हो जाएगा 20, इंटू क्यू का मान हो जाएगा 15, टी का मान हो जाएगा 5, 5 तिया 15, 20 तिया 60, 60 वाट आ रहा है क्या। 3 वाट चलवा सब मार के दिया सरिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हो गया। अगला अगला अगला, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति इतना है तो वो कौन होगा, तो यदि प्लस है, प्लस है मतलब उत्तल लेंस होगा, इसमें सोचना क्या है, प्लस है मतलब उत्तल लेंस होगा, इज द राइट आंसर। माइनस होगा तो अवतल लेंस होगा, माइनस होगा तो कौन लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। दोस्तों ये समझ लो, इंडिया के आईटीआई ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए ना जन्नत होगा ये वर्कशॉप। अगला बता दो, कहते हैं यदि एक हीटर 1 मिनट में, टाइम का मान दे दिया है 1 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड यानी 1 मिनट 20 सेकंड दे दिया है, यानी अगर टाइम की बात करोगे, टाइम की बात करोगे तो बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। टाइम की बात करोगे तो 60 20 80 सेकंड हो जाएगा, 60 और 20 80 सेकंड हो जाएगा। और कितना किलो जूल, क्यू बराबर हो जाएगा 60 किलो जूल, 60 किलो जूल, तो क्यू बराबर हो जाएगा 60 गुना 1000 जूल, यानी इतना। तो अब क्वेश्चन कर रहा है उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी से, वाट में मांग रहा है। कहता है एक हीटर 1 मिनट 20 सेकंड में 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो शक्ति का मान क्या होगा। ये दोस्त मेरे कुल मिला के ये हो गया कार्य, जिसको आप कार्य कहते हैं, कार्य का समय मतलब जूल होता है, तो हम लोग कहते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। कार्य का मान दे दिया है कितना 60,000 जूल, अब बटा समय का मान दे दिया 80, ये गया 8 पंच 40, 8 8 7 56, 4 8 पंच 40, 750 वाट इज द राइट आंसर। मार दो सरिया के सी, सी होगा। ग्रुप डी एग्जाम में इसके जहां सामान्य विज्ञान बुक से बाहर का क्वेश्चन कुछ नहीं था। लव यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त मेरे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है, एक विद्युत जनरेटर किसको परिवर्तित करता है, जल्दी बताओ। ये तो सबको पता होगा यार, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मोटर सबको पता है। जनरेटर याद रखना, विद्युत जनरेटर जो है इसमें यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जो दिया था फेराडे ने, जो दिया था किसने, फेराडे ने। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जो दिया था किसने, फेराडे ने। और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और ये दिया किसने था, फेराडे ने दिया था। और ये याद रखना, छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं, तो कभी कभी छोटे जनरेटर को डायनामो कहते हैं, याद रखिएगा, छोटे जनरेटर को डायनामो कहते हैं। चलो इतना अगर तुमको पता है तो बता दो जनरेटर कौन सिद्धांत पर काम करता है, लेफ्ट हैंड रूल की राइट हैंड रूल, हम बताए भी थे और पढ़ाए भी थे, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, व्हाट इज आंसर, आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा जनरेटर में लेफ्ट हैंड रूल की राइट हैंड रूल, व्हाट इज आंसर। जनरेटर में राइट हैंड रूल की लेफ्ट हैंड रूल, जल्दी बताओ व्हाट इज आंसर। जल्दी बता दे भाई, जनरेटर में कौन रूल लगेगा, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड रूल।
जनरेटर में दोस्त मेरे राइट हैंड रूल लगता है, जनरेटर को राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, इसलिए उसमें राइट हैंड रूल लगेगा। एक और आंसर बता दो, जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर। कहता है जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु की गति और अस्थिर बल में क्या परिवर्तन होता है, जल्दी बताओ। अगर वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर। एक टूल पे रखना इसको, जल्दी बताओ क्या परिवर्तन हो जाएगा अगर वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे। हम कितना बार ये बोले हैं कि अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंकिएगा तब हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान घटेगा और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का मान घटेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अब बता दो जल्दी से व्हाट इज द आंसर। हम सबका कमेंट देख रहे हैं दोस्त मेरे, जल्दी बताओ। कह रहा है जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, त्वरण जो है निश्चित समय अंतराल में नियत रहता है। आंसर बता दे, व्हाट इज द आंसर। बी, गतिज ऊर्जा कम हो जाता है और एक ही समय में अस्थिर ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा कम, जब ऊपर की ओर फेंकेंगे ना तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, यहाँ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, यहां दोस्त मेरे स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। इंग्लिश में ठीक होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी। आंसर इंग्लिश हिंदी दोनों है तो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। बताओ, कहता है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में, यही तब मार के सरिया देगा चलवा हमारे, जल्दी मारो। द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग है, संवेग सदिश राशि है, संवेग से गति की मात्रा का पता चलता है। अगला क्वेश्चन बता दे जल्दी से मेरी जान। चंद्रमा की सतह पर एक लड़का का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी पर के सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा, जल्दी बताओ। भार पृथ्वी की सतह पर जो होता है आपको पता होगा, हम जो चला अभी करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन पता नहीं पूछ सकता है या पूछा है। यहां W बराबर होता है mg/6। तो यहां अगर कहता है चंद्रमा पर सतह पर लड़के का भार 300 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा। तो अगर यहां पर 300 है, इसका 6 गुना यहां होगा, इसका छठा भाग यहां होगा। यहां 300 है, इसका मतलब यहां 1800 रहा होगा, तब ना वहां 300 है। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, 1800 इज द राइट आंसर। यहां अगर 600 न्यूटन है, इसका 600 नहीं 300 न्यूटन है, अगर यहां कह रहा है 300 न्यूटन है दोस्त मेरे, यहां अगर 300 न्यूटन है, इसका मतलब यहां 1800 रहा होगा, तब ना 1800/6 यानी 300 हुआ होगा आंसर। मेरे शिफ्ट में पूछा था सर। अब कोई बात नहीं, किसी के शिफ्ट में तो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछ देता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी परिवर्तित किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। F बराबर फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। F नया को कह दो, कहता है बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर देंगे, तो Gm1/2 इंटू m2/2 r²। कह रहा है बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना, ये 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा, यानी 1/4 Gm1m2 r², यानी F/4 इज द राइट आंसर। F/4 इज द राइट आंसर। मारो सरिया के, एनसीईआरटी का इकलौता क्वेश्चन है। डी नंबर आ रहा है हमारा, तो डी नंबर आ रहा है, पता नहीं तुमको क्या आ रहा है दोस्त मेरे, देख लो। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी, एक बार जरूर एक देख लेना दोस्त मेरे। पीवी बराबर एनआरटी, फॉर्मूला होता है पीवी बराबर एनआरटी। तो यहां से अगर टी को इधर लाएंगे तो पीवी/टी बराबर एन इंटू आर। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। पीवी/टी बराबर एन इंटू आर। एन को यहां म्यू लिख ले, एन को यहां म्यू लिख ले, मार दें। और ये हमेशा ध्यान रखना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये बॉयल्स का लॉ है, ये बॉयल्स लॉ है, ये बॉयल्स लॉ है दोस्त मेरे। और P आप पढ़े होंगे दोस्त मेरे, PVT जुगाड़ से हम कितना बार बोले हैं, याद रखिएगा। BCG, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन P इज कांस्टेंट, ये चार्ल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है। और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन V इज कांस्टेंट, ये गेलुसाक लॉ है, ये गेलुसाक लॉ है। अगर आप पढ़े होंगे एवोगाड्रो का नियम, एगो और जान लीजिए, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रोज लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N जब सब कुछ नियत रहे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N जब सब कुछ नियत रहे। कल मेरा एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए, खूब आशीर्वाद है एकदम दोस्त मेरे, झंडा गाड़ के आना है। अगला 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 बता दे, द्रव की श्यानता निर्भर करती है घनत्व पर कि ताप पर, जल्दी बताओ। दोनों पर निर्भर करती है, घनत्व अधिक होगा श्यानता अधिक होगा, ताप अधिक होगा तो श्यानता कम हो जाएगा। कह निर्भर करता है, दोनों पर करता है। क्या होगा अगला 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 बताओ।
कहता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू होता है? जल्दी बता दो दोस्त मेरे, बिहार दरोगा के लिए एकदम होगा। बताओ न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम अभी भी नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, बंदूक का चलना, रॉकेट, ये सब न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित। ये सब न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। नाव के कूदने पर नाव का पीछे हटना, ये सब दोस्त मेरे एकदम क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आंसर बता दो। कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे छलांग लगाता है, नाव पीछे की ओर हटता है, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का पहला नियम कहता है अगर कोई वस्तु अस्थिर रहना चाहता है गति में, तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगे। दूसरा नियम कहता है आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा। तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगला बता दे दोस्त मेरे, व्हाट इज द आंसर। कहते हैं किधर गया, हाँ, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, किसी भी वस्तु में जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विभाग या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यहां विराम होगा, विभाग नहीं होगा, यहां होगा विराम या गति की अवस्था का विरोध करता है। एकदम सही बात है, यही गुण तो जड़त्व है। किसी वस्तु का द्रव्यमान से उसके जड़त्व की माप होती है। एकदम जड़त्व बराबर होता है द्रव्यमान गुना आर यानी दूरी का स्क्वायर, तो द्रव्यमान से उसके जड़त्व की माप होती है। हमको तो लगता है दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, इज द राइट आंसर होगा। बताओ जल्दी से आंसर। 3 नंबर, किसी वस्तु के का द्रव्यमान से उसके जड़त्व की माप होती है, ये भी सही है रे। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। गति की मात्रा की माप संवेग से होती है। बताओ जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जीएम बटा आर स्क्वायर। जी बराबर जीएम बटा क्या होता है? आर स्क्वायर, तो एम बाय आर स्क्वायर इज द राइट आंसर। जी बराबर क्या होता है? जीएम बटा आर स्क्वायर, तो एम बाय आर स्क्वायर इज द राइट आंसर। अगला कथन निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग ज्योति तीव्रता को मापने के लिए? ज्योति तीव्रता कैंडेला हो गया, सबको पता है। यहां मोल पदार्थ की मात्रा हो गया, केल्विन ताप का मात्रक, एम्पियर धारा हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? यहां से दोस्त मेरे क्वेश्चन पूछता है अगर कोई तत्व एक्स है, इसकी परमाणु संख्या जेड है, यही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, और यहां जो है ये परमाणु भार है। अगर न्यूट्रॉन आपको निकालना है तो ए माइनस जेड कर दीजिए, अगर न्यूट्रॉन आपको निकालना है तो ए माइनस पी कर लीजिए। यहां से ए बराबर कर लीजिएगा एन प्लस पी। आंसर बता दीजिए। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर है? न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर है। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या, देखो द्रव्यमान संख्या अब माइनस परमाणु की संख्या, यही तो है न्यूट्रॉन। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है? जल्दी बताओ जल्दी, व्हाट इज द आंसर। केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। उसने कहा था प्लम पुडिंग का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। किसका सिद्धांत दिया था दोस्त मेरे? प्लम पुडिंग का सिद्धांत दिया था, और तरबूजा पे दिया था। किस पे दिया था? तरबूजा पे दिया था, तरबूजा पे दिया था, और कहा था इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूजा में बीज इधर उधर फैले होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी फैले होते हैं। एक पर इससे पहले मैं कहीं और पढ़ती थी और मैं ट्रेड में फेल हो गई। मेरी दोस्त आपके बारे में बताई है, इसलिए इस बार आपसे ट्रेड वर्कशॉप में आना चाहती हूँ। आ जाओ, पढ़ो पढ़ो ना, सब टीचर बढ़िया पढ़ाता है। आप जहां पढ़ रहे थे वहां भी अच्छे से पढ़ते तो हो जाता आपका। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है, 17 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा? देख लो, अगर कोई तत्व है जिसमें 17 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है 17, तो द्रव्यमान संख्या मान लो ये है, ये दोनों को घटा के होना चाहिए था 17। इसका मतलब 27 होगा, तब नहीं 27 में से 10 गया 17 हो जाएगा। ये देखो ना, इसको इसमें से इसको घटा देंगे तो 17 होना चाहिए। तो 27 में से 10 गया तब कितना हो जाएगा? 17। क्या बोल रहे हो? 27 होगा? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। शुद्ध जल की सांद्रता जितना H+ होगा उतना OH- भी होगा, क्योंकि उदासीन होता है। कुछ भी अगर ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, H+ बराबर हो जाएगा, H+ अम्लीयता को, OH- क्षारीयता को। OH- बराबर हो जाएगा तो ये उदासीन हो जाएगा, और अगर H+ ज्यादा हो जाएगा, OH- कम हो जाएगा तो ये अम्लीय हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। और अगर H+ का मान कम हो जाएगा, OH- का मान ज्यादा हो जाएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा। ये दोस्त मेरे क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और अगर दोनों बराबर है तो उदासीन हो जाएगा। अब जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। 24 नंबर, 24 का आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर। H+ OH- बराबर होगा। जो अगर कोई ज्यादा हो जाएगा तो एक उदासीन हो जाएगा, H+ ज्यादा होगा तो अम्लीय हो जाएगा, OH- ज्यादा होगा क्षारीय हो जाएगा, दोनों बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा।
कोलाइड विलयन के बारे में बताओ। कोलाइड एक विषमांगी विलयन है। कोलाइड विलयन की अगर हम बात करें तो इससे अगर प्रकाश के कण गुजरते हैं तो वो फैलता नहीं है, उसके मार्ग को फैला दृश्य कर देता है। जैसे दूध से प्रकाश के कण गुजारिएगा तो उसके मार्ग को चमका देगा। दूध एक कोलाइड विलयन है। यही टिंडल प्रभाव भी है। बताओ दूध कोलाइड विलयन जितने भी है वो विषमांग मिश्रण है। कोलाइड विलयन सारे के सारे विषमांग मिश्रण है। बताओ कोलाइड विलयन के कण इनसे गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। इज द राइट आंसर। सी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर मार रहा है बच्चा, एकदम सही बात है। कोलाइड एक विषमांग विलयन है। बता दा हा 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 H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 होता है, हमरा तो याद है। तुम निकाल लो। 1 गुना 2 2 ये हो जाएगा तुमको 16 दूनी 32, 32 दू 34, 16 चौका 64, 34 से 64 98 आ रहा है क्या? यू से डिनोट करते हैं, हमरा याद है, तुम देख लो। वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? तापमान वाष्पीकरण के फलस्वरूप हम बताए थे शीतलन होता है, क्योंकि जब पसीना वाष्पीकृत होता है तो वो उष्मा अंदर से ही लेता है, तो हमको ठंडक महसूस होता है। यह रुद्धोष्म परिवर्तन है। ये जो टोटल परिवर्तन आप देख रहे हैं ये रुद्धोष्म परिवर्तन है। ये रुद्धोष्म परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है दोस्त मेरे? एडियाबेटिक चेंज है, दैट इज रुद्धोष्म परिवर्तन है। अगला बताओ निम्नलिखित में से कौन सा विषमांग विलयन का एक उदाहरण है जो आपस में नहीं मिलेगा? जो मिल जाएगा समांगी, जो नहीं मिलेगा विषमांगी। विषमांग विलयन का उदाहरण है, बताओ। तेल और पानी हो जाएगा क्या आंसर? अगला 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 कहता बताओ बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग तापदृढ़ प्लास्टिक है जिसका उपयोग टीवी रेडियो के कवर बनाने में किया जाता है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण से बनता है। फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मेलिन बनता है जिससे लाशों को सुरक्षित रखा जाता है। बेकेलाइट एक तापदृढ़ प्लास्टिक है जिससे टीवी रेडियो का कवर बनाते हैं। Just wow, grab it, just grab it. होगा एल्केन होगा, मतलब CnH2n प्लस 2 होगा। अब बता दो एल्केन, इथेन, मार दो आंसर सरिया के। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन सिंगल बॉन्ड, और संतृप्त होगा मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। बताओ आंसर की कह रहा है? MgO प्लस CO बराबर नहीं, MgO प्लस CO बराबर हो जाएगा Mg प्लस CO2। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ? ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुटा होगा जिसमें, या हाइड्रोजन हटा होगा जिससे। अब आंसर बता दो किसमें ऑक्सीजन जुटा है? हम तो देख रहे हैं CO में ऑक्सीजन जुट के CO2 हो गया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुटा है। जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाए। ऑक्सीकरण अवकरण से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब 31 नंबर के बाद चलते हैं दोस्त मेरे। जब परखनली अम्ल और क्षार मिलाया जाता है तो इसका क्या मतलब है? अम्ल और क्षार मिल जाएगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, और अम्ल और क्षार कभी भी मिलाएंगे उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होगा। अम्ल और क्षार मिलाएंगे तो लवण और जल दे देगा। धातु और अम्ल मिलाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस दे देगा। आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर? कहता है जब परखनली में अम्ल क्षार मिलाते हैं इसका मतलब क्या होता है? When acid and base mix with the test tube, its temperature, यहां देखो इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है। तो इसका ताप का क्या मामला होता है? बढ़ता है। हम बोले थे अम्ल क्षार मिला दो पानी में, या डिटर्जेंट में पानी मिला दो, सीमेंट में पानी मिला दो, इस सब से लवण जब भी होगा ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा, उष्मा देता है। अगला बता दो जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस देती है? कितना बार बोले? हाइड्रोजन गैस देती है। धातु जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा लवण और जल देगा। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। आंसर बता दो 33, व्हाट इज द आंसर? किस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O का अनुभार 60 है तो इसका योग्यात्मक अनुसूत्र क्या होगा? बताओ। अनुभार 60 है, अनुभार कितना है? 60 है, तो कह रहा है योग्यात्मक अनुसूत्र क्या हो सकता है? बढ़िया से देखो तो केकरा केकरा काटोगे तो ये आ जाएगा। एगो एकरा काटने से आ जाएगा, एगो 2 दूनी 4, ये तो कटेगा नहीं 2 से। ई भी देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। देखो ये कट के आ रहा है क्या? 1 CH2O, ये आ रहा है CH2O2, ई नहीं आएगा। ई तो CH2O है, ये है तो ई हो नहीं होगा, तो हमको लगता है बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर के काटने से हुआ, जिसको काटने से हुआ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो CH2O आ रहा है ना आंसर? अगर पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन मतलब मिले कि ना मिले? ना मिले। रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब भौतिक परिवर्तन, मतलब मिल जाएगा। तो मिल जाएगा तो बताओ मोम का पिघलना, पिघल जाएगा तो मिल जाएगा, बाकी में नहीं मिलेगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं है इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है इसका मतलब कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आंसर एकदम चला तो हर टाइम ने बर्बाद करते हुए कोशिश करेंगे मैक्सिमम रिवीजन करवाएं। विसरित सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन से अधिक ता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म बनाता है। अगर आप पढ़े होंगे दोस्त मेरे, क्लोरोफॉर्म बनाता है, या इसी अगर
कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। चला, चूंकि क्लोरीन की अधिकता है। बताओ, कार्बन टेट्राक्लोराइड का काम है बिजली से लगी आग को क्या करना, बुझा देना। अगला अगला बता दो, पानी का घनत्व की तुलना में बर्फ का घनत्व कम होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, और जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक, जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक, उसका घनत्व अधिक, जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। पानी के घनत्व की तुलना में बर्फ का घनत्व कम होता है। पानी का होता है दोस्त मेरे 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और बर्फ का घनत्व होता है 900 केजी पर मीटर क्यूब, 900 केजी पर मीटर क्यूब। सर मैं रेलवे टेक्नीशियन में हूं, अभी पटना में हूं, क्या कल मैं वर्कशॉप आ सकता हूं? एकदम आ सकते हैं आप, आपका तो और वेलकम है। एकदम आइए दोस्त मेरे, देख के जाइए। अगला 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 बता दो जल्दी से। 38 नंबर, कौन सी कोशिका अंग अंत कोशिकीय पाचन में मदद करते हैं कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में? ये तो सबको पता है यार, लाइसोसोम का नाम सुने हो? लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या की थैली है भाई। गोल्जी बॉडी पदार्थों का आवागमन, क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव कोशिका के सर्वाधिक ऊर्जा वाहक करता है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी जो बनता है वो कहां बनता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या करता है? ऑक्सीशोषण करता है। अगला देख लो, एक को सिर्फ 10 बजे चला हम आते हैं, कोशिश करना कि जिनका आगे एग्जाम है वो क्लास कर लें। एक कोशिका का केंद्रक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? बताओ, एक कोशिका का जो केंद्रक होता है उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कितना बार बोले हैं? देखो, केंद्रक में जो द्रव्य होगा उसे केंद्रक द्रव्य, कोशिका में जो द्रव्य होगा कोशिका द्रव्य। आई पूरे द्रव्य देखो, केंद्रक का द्रव्य केंद्रक द्रव्य, कोशिका के अंदर द्रव्य कोशिका द्रव्य, आई पूरे को मिला के जो द्रव्य होगा उसको जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। आप प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, अगर आपको कहेगा एंटीबॉडी कहां होता है तो कहेंगे प्लाज्मा में। अगला अगला अगला, जाइलम के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताओ, जाइलम के बारे में कौन सा कथन सही है? जाइलम की कोशिकाएं मृत नहीं होती है, नहीं, जाइलम उत्तक एक दिशीय रूप से गति करते हैं। जाइलम जो होता है दोस्त मेरे एक दिशीय रूप से गति करते हैं, यही सही है। जाइलम जल का वहन करता है, और जाइलम संवहनी उत्तक है, और जाइलम एक अस्थाई उत्तक है, अस्थाई में भी जटिल उत्तक है। बता, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? व्हाट इज द आंसर? कौन कार्य करता है जल्दी बताओ। एंडोस्पर्म का नाम सुने हो? यह पोषक उत्तक के रूप में काम करता है। भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है? प्लासेंटा से। भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है? प्लासेंटा से। निम्न से कौन पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभाज्योत्तक उत्तक। ये कोशिका विभाजन में, सब जो है ये सब स्थायी उत्तक है। सबका अपना अपना काम आप पढ़े होंगे। स्कैरनकाइमा कठोरता के लिए, जाइलम जल के वहन के लिए, पेरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण के लिए। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा क्या? विभाज्योत्तक उत्तक ही विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है। अगला अगला, ग्रंथि शरीर के तापमान को बनाए रखता है। बताओ, हाइपोथैलेमस मार दे। जो शरीर के ताप को बनाए रखता है कौन? हाइपोथैलेमस। थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन का। पिट्यूटरी ग्रंथि सबको पता है। एड्रिनलिन ग्रंथि उत्तेजना के लिए, हृदय से संबंधित है। अगला बता, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? ये तो सबको पता होगा दोस्त मेरे, एड्रिनलिन हार्मोन, जो हृदय की उत्तेजना के लिए जिम्मेवार होता है, उत्तेजित करने के लिए यह जिम्मेवार होता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन का नाम सुने हो? बताओ अगला, निम्नलिखित में किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड सीधा होता है? घास के मैदान में। घास के मैदान, घास का मैदान का जो पिरामिड होता है वो दोस्त मेरे सीधा होता है, बाकी का उल्टा होता है। पढ़े होंगे, प्रथम सबसे नीचे होता है उत्पादक, उससे ऊपर प्रथम पोषी स्तर, फिर द्वितीय पोषी स्तर, फिर तृतीय पोषी स्तर। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक की होती है। उत्पादक पूछा है अभी, 1% ऊर्जा ग्रहण करता है। स्नायु जिसके माध्यम से मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है, निम्नलिखित में से किस लंबे रेशेदार प्रोटीन को कसकर संकुलित आवंधित होती है? बताओ जल्दी से। स्नायु का नाम सुने हो ना, जरा टेंडन कहते हो, टेंडन कहते हो, टेंडन टेंडन। लिगामेंट हो गया जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, टेंडन हो गया जो हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47? कॉलेजन। याद रखना, ये जो लिगामेंट होता है उसमें पीले रंग का तंतु होता है, और टेंडन में सफेद रंग का। एक आंसर बता दो। मानव प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निषेचन बाह्य रूप से होता है, निषेचन वृषण में होता है। निषेचन के दौरान अंडा शुक्राणु की ओर गति करता है। अंडा गति नहीं करता, शुक्राणु गति करता है। निषेचन मानव मादा में होता है, यही आंसर सही है। अंडा गति नहीं करता है, स्पर्म गति करता है। निषेचन बाहर नहीं होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, निषेचन कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में। किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? थायरॉक्सिन। और पूछा है कौन ऐसा धातु है, अधातु है, जो धातु के जैसा चमकता है? आयोडीन। आयोडीन अधातु है लेकिन धातु के जैसा चमकता है।
अगला अगला मानव मस्तिष्क में कौन सा मुख्य भाग मुख्य रूप से चिंतन ही तो सब मार देगा? अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का संबंध आंख से है, तब अलग अलग मस्तिष्कों का यूज है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे अपने नियमित समय पर, बहुत कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन आपका हम वो क्वेश्चन जो आ रहे हैं या आ सकते हैं उस पर चर्चा करने के लिए फिर मिलेंगे। और कल अगर आप पटना में हैं तो जरूर आइए, कल अगर आप पटना में हैं तो जरूर आइए, 1 बजे आप लोग सादर आमंत्रित हैं। और हम यहाँ कोई नाच गाना का प्रोग्राम नहीं है, पहले हम बता दें, एक वर्कशॉप है जो लाइफ चेंजिंग होगा आईटीआई के बच्चों के लिए, उसका उद्घाटन है और कल से वो चालू हो जाएगा, तो आप लोग के पास समय हो तो जरूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।